मैं डीजी भटकर पीजीटी इतिहास जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको 10वीं कक्षा का इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ। इतिहास का अध्यापक हूँ और इस अध्याय में हम पहला भाग ले रहे हैं कि अध्याय का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अभी सबसे पहले राष्ट्रवाद किसे कहते हैं और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप के ही राष्ट्रवाद के उदय से ये राष्ट्रवाद की परिकल्पना सामने आई और राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवाद का जो अर्थ है कि जिस प्रकार हम बोलते हैं कि एक भूमि, एक संस्कृति, एक भाषा और एक ही शाखा के अंतर्गत चाहे कितने भी जाति के हैं, धर्म के हैं, रीति रिवाज के हैं, कल्चर के हैं, लेकिन अपने राष्ट्र के लिए लोग मर मिटना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि साझा संस्कृति और साझा संस्कृति के लिए एक दूसरे को सहयोग के लिए और एक ही राष्ट्र के अंतर्गत रहने वाले लोग चाहे कितने भी जाति धर्म के हैं, लेकिन एक ही राष्ट्र के अंतर्गत है, एक ही क्षेत्र में है। और इस राष्ट्रवाद का उदय कैसा हुआ, जैसा भाग 1 पर राष्ट्रवाद किसे कहते हैं मैंने आपको बताया, लेकिन राष्ट्रवाद आने के पहले एक निरंकुशवाद था, राजेशाही थी, या बहुत सारे संस्थाएं हैं किसी प्रकार के जिसके अंतर्गत जैसा कि सैनिक बल या बड़ी व कानपीड़ी या ठोकशाही या जिसे हम तानाशाही, जैसा कि औरंगजेब का शासन, हिटलर का शासन एक भस्मासुर जैसा है। लेकिन राष्ट्रवाद ये लोकतंत्रवादी है, सभी को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भातृत्व की देन इसमें दी है। फ्रांसीसी क्रांति की एक ऐसी अभिव्यक्ति है कि इस क्रांति से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। अमेरिकन क्रांति ने स्वतंत्रता का जाहिरनामा घोषित किया, जिसे थॉमस जेफरसन, जिसके अंतर्गत थॉमस पेन कॉमन सेंस नाम का एक ग्रंथ लिखा और भूस्थल पर या विश्व के अंतर्गत भूमि पर रहने वाले सभी लोग समान हैं, कोई ऊंचे नहीं, कोई नीचे नहीं, ये भेदभाव विरहित समाज निर्माण करने की जो कोशिश है वो राष्ट्रवाद में ज़्यादातर दिखाई देती है। जिसके अंतर्गत हम दूसरा पॉइंट देखते हैं निरंकुशवाद। आपको इस लेसन की जो प्रस्तावना है वो आपको बता रहे हैं पहले भाग में। निरंकुशवाद इसी प्रकार का एक शासन व्यवस्था है कि जो खाली अपने ही हितों के लिए और बाकी का किसी का कुछ भी नहीं जानना चाहता है, और ऐसी कुछ संस्था उसके पास है, राजा है, बड़े अधिकार है, लेकिन वो अंधा है। ऐसी स्थिति निरंकुशवाद की है कि निरंकुश विषय कहते हैं कि ऐसी सरकार या शासन या ये शासन व्यवस्था या ऐसा व्यक्ति सत्ता पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता है, टोटली मनमानी कारभार। जैसा मैंने आपको बताया, अंधेरी नगरी, बेबुद राजा, टकाशेर बाजी, टकाशेर खाजा, या जिस किसी की चप्पल या जूता किसी के पैर में नहीं है और जिसे अस्थिरता चलती है, ऐसी निरंकुशता और ऐसे निरंकुश शासन होने के नाते बहुत सारे आज़ादी के लिए
क्रांति के लिए उदारवादी लोग तैयार हुए और उदारवादी लोगों ने कुछ कल्पना की, कुछ कल्पनावादी विचार उनका, रूसो, जॉन लुई, प्लेटो या मॉन्टेस्क्यू की ऐसी एक कल्पना की है, कल्पना दर्श किया है कि जो साकार नहीं हो सकता है, कि जैसा कि ऐसा एक समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि जिसकी हम साकार नहीं कर सकते। जैसा हम देखते हैं कि ऐसी हम कल्पना करते हैं, यदि मैं पंछी होता तो साकार नहीं हो सकती है, लेकिन कल्पना अच्छी है, लेकिन वो साकार भी हो गई एरोप्लेन के माध्यम से। यदि मुझे पंख होते तो मैं पंछी होता तो एक कल्पना दर्श्य अभिप्राय कि साकार होना संभव है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं, सब पॉसिबल है। तो राष्ट्र राज्य का उदय इसी कल्पना दर्श की वजह से हुआ। 1884 से यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और इस उदय से जनमत संग्रह का अभिप्राय, जनमत संग्रह उसे कहा जाता है कि एक लोकतंत्रवादी है। कक्षा में सभी छात्र हैं, मेरे विचार से आप सहमत हैं या सहमत नहीं हैं, आपका स्वतंत्र है। आपको मेरी भाषा समझ में आती नहीं आती, ये स्पष्टता से आपने बोलना, जिसे हम बोलते प्रस्ताव के बाजू में है, प्रस्ताव के बाजू में नहीं है, यानी आप प्रस्ताव खारिज भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जनमत संग्रह, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, या ये सब लोकतंत्रवादी दृष्टिकोण से होना चाहिए, ऐसा पहले भाग में हम देख रहे हैं। जैसा जिस प्रकार हम देखते हैं कि 1884 में एक फ्रांसीसी कलाकार, उस फ्रांसीसी कलाकार ने एक चित्र बनाया है, जिसके चित्र के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि इस चित्र के अंतर्गत बहुत सारे ईसा मसीहा है, कुछ परियां है, राष्ट्र की देवी है, राष्ट्रवाद की कल्पना दिखती है, बहुत सारे अपने अपने ध्वज लेकर कतार में खड़े हैं और ऐसी 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है। और इस श्रृंखला में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर ये श्रृंखला है। श्रृंखला ये आदर्शवादी थी और ये कल्पना दर्श थी, ऐसी उन्होंने कल्पना की थी। और इस कल्पना के अंतर्गत जो संस्था है, शासन है, जो धर्म है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसी कालखंड में मुद्रण क्रांति आई है। दुनिया के जालिमों, तुम अब हिल जाओगे, ज्ञानोदय का उदय हुआ है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि गीता में लिखा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी विद्यते, तो उसी प्रकार की एक स्थिति यहाँ पर जुलूस चल रहे हैं। इस जुलूस में संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड या राष्ट्र राज्य बन चुके थे, लेकिन उस कालखंड में और उसकी क्रांतिकारी तिरंगे की लेकर कतार में लाइन में चल रहे हैं। ऊपर से पंछी और ईसा मसीहा भी और परियां भी देख रही है और आदर्श ऐसी एक कल्पना, एक सपनों का संसार उन्होंने रचा है। इसके पीछे जर्मन के लोग काला, लाल और सुनहरा झंडा थमे हुए हैं। जिस समय सराय ने यह छवि निर्मित की तो जर्मन के लोग तब एक संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा बने नहीं थे, या बहुत सारे देश आज के जो स्थिति में हैं ऐसे नहीं थे। ऐसी स्थिति दिखाई देती है। हम देखते हैं इसके अंतर्गत कि जैसा इसमें जर्मन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, पोलैंड है और आयरलैंड है, हंगेरी है, रूस है। तो रूस साम्राज्य इधर है, ब्रिटेन यहाँ पर है, पोलैंड इधर के साइड है, फ्रांस यहाँ इधर ही है,
और जिस प्रकार पोलैंड, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, इटली, ये सभी देश इस पर संगठित है। प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी इन सभी के बीच में। ये यूरोप का मानचित्र हम देखते हैं, एशिया का भी कुछ भाग इसमें अंतर्गत आता है, रूस का। अभी ये सब कुछ एक गणतांत्रिक, सामाजिक, परस्पर पूरक और राष्ट्र राज्यों का उदय या प्रभुसत्ता केंद्रित होने के लिए एक राष्ट्र के बीच में एक परिकल्पना इस पर दी है। अभी हम देखते हैं अगले पॉइंट को, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक पूरे विश्व के लिए देन है। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, समता के, समानता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में और बंधुत्व के, भ्रातृत्व के बारे में पूरे विश्व की देन है। और इस क्रांति की वजह से प्रेरणा लेकर ही बहुत सारे देश आज़ाद हुए हैं। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने भी फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, इससे ही प्रेरणा ली है। और राष्ट्रवाद की एक कल्पना, पहली अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति है। सामूहिक पहचान की भावना, हम किसी नस्ल के, किसी धर्म के, किसी रीति रिवाज के, किसी कल्चर के सभी लोग एक राज्य के भूभाग पर रहते हैं और प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिक के समूह में राजसत्ता राजतंत्र से निकलकर एक क्रांति की घोषणा, और उन्होंने क्लब भी बनाए, संगठित किए और क्रांति से संगठित होकर राष्ट्र राज्य तैयार किया है। संघर्ष से ही तीसरे टेस्ट में राष्ट्रीय असेंबली बनाई, एक संविधान बनाया। अभी हम देखते हैं कि एक नागरिक का समूह और उन्होंने, क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और उसकी नियत तय करेगी और सभी लोग समान और सभी के जो नियम है वो समानता के तौर पर चलेंगे। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसा हमारी जो मातृभूमि, पितृभूमि, देवभूमि महान, और राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए, मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए लोग तैयार होते हैं। तो उसके लिए 1790 में के दशक में क्रांतिकारों ने युद्ध शुरू किए हैं, संघर्ष शुरू किया है और इस संघर्ष से संविधान बना है। लेकिन राष्ट्र में दोबारा आपत्ति यही संकट आया, नेपोलियन बोनापार्ट जैसा व्यक्ति भी तानाशाह बन गया। अभी जाकोबिन क्लब की स्थापना की सक्रिय नागरिक ने, और जाकोबिन क्लब एक क्रांतिकारियों का एक क्लब था जो संघर्ष के लिए, राष्ट्रवाद के लिए जिन्होंने योगदान दिया, उसका गुणगान, इनका जो बलिदान है वो व्यर्थ न जाए, इसके लिए बहुत सारे गुणगान और केंद्रीय शासन व्यवस्था लागू करने के लिए अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिक के लिए समान कानून, समान अधिकार, आयात निर्यात का जो शुल्क समाप्त कर दिया जाए और एक राष्ट्र जैसा लोकतांत्रिक विचार से लोगों ने, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित विचार होना चाहिए। तो विशाल जाकोबिन क्लब और उसमें उदारवादी ने संघर्ष किया। विशाल क्षेत्र नेपोलियन के नियंत्रण में आ गया। नेपोलियन ने भी 400 युद्ध लड़ी। नेपोलियन को नींद न लेने वाला व्यक्ति या महान सेनानी कहा जाता है। उसकी तुलना शिवाजी महाराज के साथ होती है। 1804 में नेपोलियन की आचार संहिता, नेपोलियन की जो आचार संहिता है
1804 की एक महत्वपूर्ण आचार संहिता नेपोलियन की थी। और इस आचार संहिता में, जिसे 1804 की नागरिक संहिता, आमतौर पर इसे नेपोलियन की संहिता करके नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। कानून के समक्ष बराबरी का स्थान दिया था। संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया गया था। फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों भी लागू किया गया था। डच स्वातंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी, नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाग को सरल बनाया और सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया है। किसानों और भू दासत्व जागीरदारों शुल्क मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारागिरों श्रेणी संघों नियंत्रणों से हटा दिया। यातायात संचार व्यवस्था को सुधारा गया और साथ साथ किसान कारागिरों, मजदूरों और नए उद्योगपति को नई नई आज़ादी चखी, यानी उसका उपभोग लिया। उद्योगपति ने भी इसका उपभोग लिया। मानक भार नाप और राष्ट्रीय मुद्रा इलाके में दूसरे इलाके में वस्तु की पूंजी की अवगत सहूलियत भी होगी। यह है नेपोलियन बोनापार्ट की संहिता। वो आमतौर पर नागरिक संहिता से जानी जाती है। हम देखते हैं कि इधर के साइड जैकोबिन यानी उदारवादी क्रांतिकारी स्वतंत्रता के लिए, लोकतंत्र के लिए, आज़ादी के लिए, जो आज़ाद के लिए उन्होंने एक स्वतंत्रता का वृक्ष बनाया है। और ये चित्र में दिखता है, ये चित्र जर्मन चित्रकार कलाकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज द्वारा तैयार किया गया है और ये स्वतंत्रता का वृक्ष है। और इसमें जैसा जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भाई आज़ादी के लिए अभी ये लोग जो निरंकुश शासन है, अस्थिरता है, ऊंचा हो नीचा हो, ये किसी प्रकार का भेदभाव न होती है, सभी लोग इकट्ठा आए और उन्होंने एक वृक्ष तैयार किया और पूरे विश्व के लिए इसकी एक प्रणाली स्वतंत्रता के वृक्ष की। जिस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति एक कितनी महत्वपूर्ण थी। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, यूरोप निरंकुश राजतंत्र से भरा हुआ था, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे देश यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ब्रिटेन है, फ्रांस है, पोलैंड है, सिसिलिया है, या बहुत सारी स्थिति यहाँ पर स्विट्जरलैंड है। तो सभी जगह पर यहाँ पर राजेशाही थी और अस्थिरता से बटे हुए थे। लेकिन शासकों को के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्व और मध्य यूरोप में निरंकुश राजतंत्रों से के अधीन था। अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते थे। अभी समान संस्कृति का ये भागीदार नहीं थे निरंकुश शासन में। और ऑस्ट्रिया हंगेरी पर शासन करने वाला हेब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों में जनसमूहों को जोड़कर बना था। तिराल, ऑस्ट्रिया, सुदेटलैंड जो पोलैंड लैंड का भाग है, जैसे इलाकों में बोहेमिया शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले थे। हेब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसी इतावली भाषा, पोलिश भाषा या भिन्न भिन्न भाषाएं यहाँ पर बोली जाती थी। ये यहाँ सभी भिन्नता में जो सभी नस्ल के जनगण एक साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। राष्ट्रवाद निर्माण करने में यहाँ पर यूरोप में फ्रांसीसी अमेरिकन क्रांति और इसका योगदान मिला। हेब्सबर्ग साम्राज्य में खेती करने वाले की संख्या अधिक थी और जिस प्रकार के स्थिति से हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा
खेती से जो जागीरों है, जिसके पास खेती ज़्यादा है, ज़मीन जायदाद, वो खेती का बंटवारा करते थे और उसको शहर में रहते थे। ऐसी स्थिति में है कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। अब सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग कुलीन वर्ग और नया वर्ग। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग था, जिसमें भूमि विशाल जागीरों में बटी थी और सामान्य आम जनता का उसमें शोषण होता था और उनके पास से वो काम करवा के लेते थे। अभी पश्चिम और मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन व्यापार में वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन में ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति का विश्व का पहला देश बना है और उसके प्रभाव फ्रांस में भी पहुँचे। फ्रांस के भी लोग उत्पादन में आज़ादी मिली और इसमें व्यापार करने वाले में वृद्धि हुई। सौदागर, व्यापार करने वाले और शिक्षित लोग, जिस वजह से और श्रमिक मध्यम वर्गों का उदय हुआ। और जो निरंकुशता क्या है और हमने क्या करना चाहिए, ये मध्यम वर्गों वाले ने उसी समय हेर लिया और दार्शनिक के सहायता से और प्रणाली और साहित्य से प्रेरणा लेकर उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने क्या थे। उदारवादी, अगला पॉइंट हम देखते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने: आज़ाद और कानून की समक्ष बराबरी। उदारवाद लिबरलिज्म से लैटिन भाषा से मूल से बना हुआ शब्द है, लेबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद, यानी किसी प्रकार की बंदिशें या सीमाओं नहीं होना चाहिए। सीमित मताधिकार। फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद भी बहुत सारे लोगों को, जिसके पास जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है, उसको मताधिकार थे और किसान और महिला और सामान्य वर्गों को मताधिकार का अधिकार नहीं था। 39 राज्यों का एक महासंघ नेपोलियन बोनापार्ट में बनाया। शुल्क संघ जालबेरिया भी स्थापित किया और इसके बनाने का कारण यह है कि 1833 में यूरेसबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों में गुजरना पड़ा और हर क्षेत्र पर सीमा शुल्क अलग अलग प्रकार की थी। माप उतना ही है, कपड़ा उतना ही है, लेकिन उसको जिस प्रकार हर क्षेत्र की अपनी नाप तोल व्यवस्था हिसाब से लगाने वाले समय लगता था। मसलन कपड़े को मापने का पैमाना ये ले था कि जो जिसकी लंबाई बदलने के साथ घटती बढ़ती रहती है। अगर एक यल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता है तो 54.7 सेंटीमीटर। मिलाज मेज में वही कपड़ा 55.1 सेंटीमीटर। यूरेंसबर्ग में वही कपड़ा 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में वही कपड़ा 53.5 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार के सीमा शुल्क के साथ साथ कपड़ा भी घट रहा है, बढ़ रहा है, माप पे एक नहीं थी, जिस वजह से और भी अराजकता और अस्थिरता बढ़ती है। 1850 के बाद नया रूढ़िवाद। समाज की 1850 के बाद एक नया रूढ़िवाद सामने आया। नया रूढ़िवाद का प्रणेता ड्यूक मेटरनिक है। नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के लड़ाई में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ब्रिटेन, यूरोप के महाशक्तियों ने हराया और
हराने के बाद समाज की पारंपरिक संस्थाएं नया रूढ़िवाद सामने आई और इस संस्था के अंतर्गत 1850 में नेपोलियन को यूरोपियन शक्ति ने हराने के बाद 1850 की एक वियना संधि सामने आई और एक वियना संधि करने वाले 4 देश हैं, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया। प्रशा मतलब जर्मनी। ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया यूरोपीय शक्ति ने जिन्होंने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था और इन्होंने एक प्रकार से नया रूढ़िवाद लाया और एक नया रूढ़िवाद में वियना संधि तैयार की, जिसे मिलकर एक सम्मेलन बनाया और इस सम्मेलन में की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इसमें प्रतिनिधियों ने 1850 की वियना संधि तैयार की। एक वियना संधि महत्वपूर्ण थी। अभी वियना संधि के अंतर्गत जो कुछ नेपोलियन बोनापार्ट के अधिकार थे, नेपोलियन बोनापार्ट की संहिता थी, उसको दोषी ठहराया और बहुत सारे बदलाव यहाँ पर चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने लाए। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बोमोस को सत्ता में बहाल कर दिया है, सत्ता पर लाया। फ्रांस ने उस इलाकों को खो दिया जिस पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। तो फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर चुके थे। फ्रांस को भी इन 4 राज्यों ने आपस में जोड़ दिया ताकि भविष्य में फ्रांस का विस्तार न कर सके, यानी फ्रांस का विकास और फ्रांस का विस्तार रोकने के लिए सब कुछ कार्य वियना संधि में किया। नेदरलैंड का राज्य स्थापित किया, जिसमें बेल्जियम शामिल था। दक्षिण में पिनमान में जेनेवा जोड़ दिया और प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण इलाके दिए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण भी सौंपा दिया। मगर नेपोलियन ने 29 राज्यों को जो जर्मन महासंघ बनाया, वो स्थापित किया था, उसे बरकरार रखा। पूर्व रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया था, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। और इस सब का मुख्य उद्देश्य राजतंत्रों की बहाली, नया रूढ़िवाद की है। नया रूढ़िवाद का जो तात्पर्य है, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उसे नया रूढ़िवाद माना जाता है। नया रूढ़िवादी निरंकुश शासन व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे विकास चाहती थी। इसे रूढ़िवाद की जो नई रूढ़िवाद की आलोचक राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया ये मुख्य था कि प्रेस की आज़ादी। अभी हम नया रूढ़िवाद का जो ये चित्र है, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें नया रूढ़िवाद की स्थिति दिखाई दे रही है, जिसके अंतर्गत अभी हम देख रहे हैं क्रांतिकारी के बारे में। इसके पहले भी उदारवाद की स्थिति आपको मैंने बताई है। क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना से प्रेरित थे, वो राष्ट्रवाद चाहते थे। राष्ट्र के अंतर्गत रहने वाले सभी लोग समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के अनुसार रहे, ऐसे विचार उसमें थे। राष्ट्रवाद का प्रेरक मॉन्टेस्क्यू है और जिसके रूसो,
प्लेटो, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने जो कल्पना की है उसके अनुसार और स्वतंत्रता के अधिकार के अनुसार जो थॉमस जेफरसन, अमेरिकन स्वतंत्रता का जयनामा लिखने वाले, तो क्रांतिकारियों ने एक आज़ाद स्वतंत्र राष्ट्र की प्रेरणा, राष्ट्र राज्य की प्रेरणा ली और एक क्रांतिकारी उदारवाद चाहते थे। राष्ट्र राज्यों की स्थापना के लिए उन्होंने संघर्ष किया और उसने गुप्त संगठन, भूमिगत संगठन की भी स्थापना की। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इटली के जो क्रांतिकारी जुसेप्पी मेस्सिनी या गैरिबाल्डी बंधु, इनको श्रेय जाता है। जुसेप्पी मेस्सिनी का जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ। कार्बोनारे के गुप्त संगठन का वो सदस्य बन गया। 24 साल की अवस्था में गुलेरिया की क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया, जिस पश्चात उसे उसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। ये दो भूमिगत संगठन जो है, पहला था मसाई में यंग इटली और दूसरा संगठन है बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, इटली, फ्रांस और जर्मनी में थे, समान विचार वाले रखते थे और सभी युवा थे, क्रांतिकारी, और राष्ट्र राज्यों के निर्माण के लिए वो अपना सर्वस्व मानते थे। मेस्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। अंततः इटली के छोटे राज्य और प्रदेश के पाबंदों की तरह नहीं रह सकता था। एकीकृत गणतंत्र बनाना उसकी चाह थी, लेकिन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड गुप्त संगठन कायम किए गए और क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, फ्रांस का एकीकरण, ऑस्ट्रिया का एकीकरण, इटली का एकीकरण के लिए योगदान दिया अपने अपने देश में, और रूढ़िवादी वियना संधि इसका विरोध किया। इसी वजह से मेस्सिनी ने रूढ़िवाद को हराया। तो रूढ़िवादी विचारधारा वाले बोलते हैं, जिसका नाम है ड्यूक मेटरनिक, का कहना है कि हमारी समाज व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो गणतंत्रों के अपने स्वप्न में तो इसी प्रकार के मेटरनिक के विचार, मेटरनिक ने उसे हमारी समाज व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा। जो क्रांतिकारी था, राष्ट्रवादी था, उदारवादी था, ये कहा है मेस्सिनी को। अभी पहला भाग यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है। जुसेप्पी मेस्सिनी और बर्न में 1833 में यंग यूरोप की स्थापना। गियाकोमो मातेगामा का एक चित्र यहाँ पर दिखाई देता है और इसने ये स्थापना 1833 में की है, बर्न में की है, और करने वाला व्यक्ति है जुसेप्पी मेस्सिनी। अभी अगला यूरोप में राष्ट्रवाद का दूसरे भाग में हम अगले पीरियड में देखेंगे। तत्पश्चात आपको ये सभी प्रश्न व्हाट्सएप पर मूल्यांकन के प्रश्न के उत्तर लिखकर डालना है। कुछ
अध्यापन समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरे साथ ऑनलाइन पर रहिए। निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है? पहला प्रश्न, निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है? दूसरा प्रश्न, फ्रेडरिक सरायु कौन से देश का कलाकार था? तीसरा प्रश्न, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कौन से क्रांति से प्रेरित है? चौथा प्रश्न, 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर से किस नाम से जाना जाता है? पांचवा, उदारवाद का अर्थ बताइए। छठा प्रश्न, वियना संधि का नेतृत्व किसने किया? सातवां प्रश्न, भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की? हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन यह किसने कहा और किसे कहा? आपके लिए गृह वर्ग है, लगभग ये 5 मार्क का प्रश्न है। नेपोलियन संहिता का वर्णन कीजिए। और ये व्हाट्सएप पर जुड़े रहिए, अध्यापन कैसा रहा वो बताइए। धन्यवाद, आभार। जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना के प्राचार्य श्री आर कसर सर, इन्होंने ऑनलाइन पर लेसन लेने के लिए मुझे प्रेरित किया। इसके पहले मैंने कभी लिया नहीं है, और कुछ कमियां हो तो बताइएगा। विद्यार्थी मित्रों, अगले पीरियड में मिलेंगे ऑनलाइन पर, और धन्यवाद।